जय हिंद। मैं रस्तोगी आटो भी एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे, जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बता दिया है। पार्ट 1 में था पृष्ठभूमि के बारे में और पार्ट 2 में आंदोलन के बारे में था। जो पार्ट 2 ये था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उस वीडियो को उतना ही रोकना पड़ा। और पार्ट 3 में हमने पूर्ण रूप से पूरे जितने महात्मा गांधी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जामों के लिए, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस, बैंक इत्यादि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आज की वीडियो में पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो हमने पार्ट 2 में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके बाद वीडियो को काटना पड़ा। तो बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो बात करते हैं रूलेट एक्ट, जो रूलेट एक्ट के विरोध में अमृत शहर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग की बात करेंगे, हत्याकांड का पृष्ठभूमि क्या था कि रूलेट एक्ट के विरोध में अमृत शहर के एक जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। किसके विरुद्ध में? रूलेट एक्ट के। रूलेट एक्ट क्या था जो हमने पार्ट 2 में बता दिया है, फिर भी जान लीजिए। रूलेट एक ऐसा एक्ट था जो बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का एक ऐसा एक्ट था जिसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जो रूलेट एक्ट ऐसी पद्धति थी जो जो कोई आंदोलन कर रहा हो या वो आंदोलन के शक के दायरे में हो तो उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार से इस एक्ट को विरोध करने के लिए अन्य नेताओं सामने आए थे, जैसे महात्मा गांधी भी सामने आए थे। तो इस प्रकार से रूलेट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। मुख्य रूप से दो नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा नाम सत्यपाल था। दो नेताओं को मुख्य रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। तो बात कर लेते हैं जलियांवाला हत्याकांड के समय उस समय वायस जेम्स फोर्ड थे। कौन था? जेम्स फोर्ड थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे, ओ डायर थे। कौन था? ओ डायर थे। और ब्रिगेडियर की बात करेंगे तो आर डायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा मुख्य योगदान किसका होता है? ओ डायर का होता है। किसका होता है? ओ डायर का होता है। जो आप इस क्वेश्चन को मुख्य रूप से देख लीजिएगा, क्यों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन कि जलियांवाला हत्याकांड के उपरांत उस समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात किया जाए जब हत्याकांड हुआ तो उस समय की बात करेंगे, जनरल डायर थे, जो ओ डायर थे, वो आर डायर को आज्ञा दी कि आप जो जलियांवाला बाग में जो इकट्ठा हुए हैं उनको पूर्ण रूप जो ओ डायर थे वह जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, आर डायर को आज्ञा दिया कि अगर वो लोग व्यक्ति और आंदोलन समाप्त नहीं करते हैं तो आप उन्हें कठिन से कठिन कार्रवाई करिए। तो इस प्रकार से आज्ञा दिए। तो आर डायर ने जलियांवाला बाग में जो इकट्ठा हुए थे, औरत, बूढ़े, बच्चे, सभी लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार से हत्या करने के उपरांत में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। जैसे विद्रोह प्रारंभ हो गया तो अन्य प्रमुख नेताओं ने क्या किया, जैसे महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, डॉक्टर जयशंकर नायर हो गए और जमनालाल बजाज आदि लोगों ने अपने अपने उपाधियों को त्यागना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से गांधी जी ने अपना जो कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि त्यागी, डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय कार्यप्रणाली परिषद से अपने कार्य को क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और जमुनालाल बजाज ने राय की उपाधि त्यागी, राय बहादुर की उपाधि त्यागी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य योगदान किसका था? ओ डायर का था। और जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ और विरोध होने के उपरांत जो प्रमुख नेता ने अपनी उपाधि त्यागी, जो हमने आपको बताया है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर जलियांवाला हत्याकांड के उपरांत 2 समितियां बनाई गई है, मतलब जांच के लिए 2 समिति बनाई गई कि यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड सही है या गलत। मुख्य रूप से पहला जो था हंटर कमीशन था। कौन था? हंटर कमीशन था। एक आपने पढ़ा होगा हंटर आयोग, जो शिक्षा से संबंधित है, जो लॉर्ड रिपन शासनकाल में आया था, वो अलग है। तो बात करेंगे जांच समिति की बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच समिति की बात करेंगे तो हंटर कमीशन था। जो यह कमीशन में
3 भारतीय थे और 5 ब्रिटिश वाले थे, जो टोटल 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य से 3 सदस्य भारतीय थे, 5 सदस्य ब्रिटिश थे, तो टोटल मिला के 8 सदस्य थे। इन लोगों ने अपना एक ब्यौरा दिया, बताया कि जो हंटर जो बताया कि जो ओ डायर थे वो निर्दोष है। तो इस समिति ने बताया कि लगभग भारतीय 379 या 380 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। हंटर कमीशन ने बताया था। उसी प्रकार से मदन मोहन मालवीय, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय ने ओ डायर को दोषी ठहराया और इस मदन मोहन मालवीय के अनुसार जनरल डायर को बताया गया कि उनका जो मूर्खतापूर्वक कार्य है। तो इस प्रकार से दोनों समितियां ने अपनी अपनी मत दी। जो मदन मोहन मालवीय की समिति ने बताया कि जो ओ डायर है वह दोषी हैं। तो इस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड के उपरांत 2 समितियां बनाई गई। अब बात करते हैं ओ डायर को हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ओ डायर को हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह था, ठीक ना। उधम सिंह था, जो 1940 में 21 वर्ष बाद उधम सिंह ने लंदन में जाकर के ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर दी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन तुर्की का विभाजन के विद्रोह में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। बात करते हैं जो खिलाफत आंदोलन है, तुर्की के विभाजन के विद्रोह में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। तो जो यह बात की जाए प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटिश ने कहा था कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तुर्की का विभाजन प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ के मुसलमानों ने और खलीफाओं ने तुर्की का विभाजन के उपरांत वहाँ पर विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के उपरांत वहाँ पे खलीफा पर दंड और अनेक प्रकार की कूटनीतियों का सामना करना पड़ा। तो तब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के खलीफा और मुसलमानों ने इसका विद्रोह किया और भारत में जो मुसलमान थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो महात्मा गांधी जी को एक ऐसा लगा कि यही एक मौका है जो हम भारतीयों अर्थात मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करने का एक यही मार्ग मिला। तो इस प्रकार से मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की। जो यह अध्यक्षता की बात करेंगे 23 नवंबर 1919 में की थी, जो फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो वर्तमान समय में अरुण जेटली के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पे अध्यक्षता की। और अध्यक्षता करने के उपरांत इसका खिलाफत आंदोलन अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के उपरांत ब्रिटिश सरकार को झुकाया और ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि तुर्की को विभाजन न किया जाए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपनी आंदोलन के उपरांत में तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का योगदान रहा। तो आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। सबसे पहले बात करेंगे, शुरुआत की बात की जाए तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन में बात करेंगे, इस आंदोलन को जन आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में भारतीय व्यक्ति से व्यापारी, किसान, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, वो लोग इस आंदोलन में भाग लिए थे। इसलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर एक चौरी नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पे ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने किसानों पे अत्याचार, मतलब वहाँ पे क्या कर दिया, विद्रोह किया। और वहाँ पे पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दी किसानों के ऊपर और किसान क्रोध। इस प्रकार से 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी को बुरा लगा और उन्होंने कहा था कि हमें जो असहयोग आंदोलन था, हिंसा के मार्ग पर न चल के हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना था। तो यहाँ पे जो किसान थे हिंसा के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो महात्मा गांधी जी उस समय जो 24 हत्याकांड हुआ था, महात्मा गांधी जी गुजरात में थे और वहीं पे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस प्रकार से जैसे वो वापस ले लिया, अन्य नेताओं ने इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
अन्य बातों से इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब विरोध करना प्रारंभ कर दिया तो ब्रिटिश सरकार को एक अच्छा मौका मिला और तुरंत महात्मा गांधी जी को जनता को भड़काने के आरोप में 10 मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के उपरांत में उन्हें 6 साल की सजा सुना दी गई। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी जेल में रहते रहते उनको बोरिंग महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल में रहूँगा तो भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने जेल में खाना नहीं खाते थे, 1 दिन खाते थे, 2 दिन नहीं खाते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी शरीर को कमज़ोर बनाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उनके शरीर कमज़ोर हुई, बीमार होने लगे, तो वहाँ के जो ब्रिटिश जो पुलिसकर्मी थे उन्हें रिहा कर दी। अगर रिहा नहीं करते, अगर महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती तो जनता में असंतोष उभरता, तो ब्रिटिश सरकार को हानि उठानी पड़ती। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और 1924 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी ने ही एक काम किया, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो बेलग्राम में, जो केरल में पड़ता है, उसकी अध्यक्षता की। अध्यक्षता करने के उपरांत आगे आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 ईस्वी में। अब कहाँ की थी? बेलग्राम में। बेलग्राम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने आगे आंदोलन की बात करेंगे, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ की। दांडी मार्च के उपरांत महात्मा गांधी ने इरविन को 11 उल्लेख पत्र लिखा कि आप हमारे 11 जो बातें आप मानिएगा, अगर नहीं मानिएगा तो हम दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च को प्रारंभ कर दी। दांडी मार्च कहाँ से? साबरमती आश्रम से चले और 78 अनुयायियों के साथ चल करके जो एससी और एसटी थे और दांडी चले थे, ठीक है ना। साबरमती से कहाँ चले? दांडी चले थे। कितने लोग थे साथ में? 78 अनुयायियों के साथ थे। कौन कौन था? एससी और एसटी थे, ठीक है ना। अब बात करेंगे वो जो पैदल चले थे, कैसे चले थे? पैदल चले थे 240 मील चले थे। और 240 मील का मतलब 385 किलोमीटर। कितने दिन लगा? 24 दिन लगा था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा। अर्थात वहाँ पे जा करके उन्होंने मेन उद्देश्य था नमक को बनाना था। नमक बनाने का यह उद्देश्य था कि उसमें 11वें जो उल्लेख था कि लिखा गया था कि आप नमक पे कर न लगाएं। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने इसे अमंजूरी कर दी और अस्वीकार किया। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपना खुद नमक बनाएंगे। और गुजरात में जाकर के समुद्र नदी किनारे उन्होंने ही अपना नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। नमक बनाना प्रारंभ किया तो इसलिए नमक कानून को तोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी मार्च की बात करेंगे, कितने अनुयायी? 78 अनुयायियों के साथ 224 मील चले थे, अर्थात 240 मील चले थे, 385 किलोमीटर, और 24 दिन में पहुंचे। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर और नमक कानून को तोड़ दिया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। जैसे में दांडी मार्च सफल हुआ, तुरंत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस आंदोलन में बहुत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के उपरांत में गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार करने के उपरांत इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ। और इरविन ने इन्हें समझौता करने के उपरांत में कहा कि आप लंदन में जाइए, गोल सम्मेलन में भाग लीजिए, अपनी जो भारत में जो कुरीतियाँ चल रही है और जो आंदोलन चल रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी बातें बताइएगा। और महात्मा गांधी जी ने कहा हम गोल सम्मेलन में तभी भाग लेंगे, आप जितने भी हमारे राजनीतिक नेता हैं आप उन्हें रिहा करिए, तभी हम गोल सम्मेलन में भाग लेंगे। इस प्रकार से इन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया। 1931 ईस्वी में कब भाग लिया? 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया। और तीनों गोल सम्मेलन में बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस प्रकार से वहाँ तृतीय गोल सम्मेलन में जाने के उपरांत महात्मा गांधी जी को संतुष्ट रह करके आना पड़ा। वहाँ पे कोई उन्हें लाभ नहीं मिला। गुस्सा होकर के आने के बाद तुरंत 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुरंत प्रारंभ कर दिया। और लास्ट में आते आते 1934 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो बात करते हैं पूना समझौता। पूना एक्ट का नाम जानते हैं, जो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना एक्ट के समझौता होता है, जो यरवदा जेल में होता है, जो महात्मा गांधी प्लस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है, जो पूना एक्ट समझौता नाम से जानते हैं, जो मदन मोहन मालवीय द्वारा ही इन दोनों के बीच में समझौता
होता है। तो बात करते हैं भारत छोड़ आंदोलन। भारत छोड़ आंदोलन 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ आंदोलन होता है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बात कर इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1946 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी हत्या की बात करेंगे, नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन किस प्रकार से बलिदान किया और किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने बता दिया है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।